नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ। थोड़ी तबीयत ख़राब थी और थोड़ा सा मतलब आप बोल सकते हैं कि ऑनलाइन आने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। इसी कारणवश आप लोगों को मैं पिछले कुछ दिनों में जो है आपके साथ में कांटेक्ट में नहीं था, ना आपके लिए रेगुलर वीडियोस ही बना पा रहा था। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और अब हम थोड़ा फुल फ्लेजेड स्टार्ट करते हैं। जो भी चीज़ें रह गई थी कोशिश करूँगा कि जो भी आपके कोर्स में कुछ पीछे रह गया है और अगर जिससे मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो वो हेल्प मैं आपके लिए वापस से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वो है समकालीन भारत और शिक्षा से। जी हाँ दोस्तों, तो जब आप अगर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र, महाराजा सुहेलदेव राज्य यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, आप एमडीयू के छात्र हैं, आप जो है अगर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं वहाँ से बीएड कर रहे हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी एफिलिएटेड बीएड कॉलेजेस हैं, मध्य प्रदेश से जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जहाँ पर ज़्यादातर जो हिंदी स्पीकिंग, नॉर्थ इंडिया में आपका जितना भी जगह चलता है वहाँ पर समकालीन भारत जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। और यहाँ पर जब आप समकालीन भारत की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बारे में भी आप ज़रूर यहाँ पर चर्चा करें। और शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें बात करना पड़ेगा कि यूनिवर्सल एजुकेशन क्या है। यूनिवर्सल एजुकेशन का अर्थ होता है कि सबके लिए शिक्षा। तो आइए इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं, हिंदी में समझेंगे। और जो भी मेरे भाई बहन जो भी इंग्लिश में कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही परेशान मत होइए, इस वीडियो के साथ में ही आपका इंग्लिश कंटेंट भी साथ में मैं आपको ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो विद्यालय में शिक्षा का सार्वभौमिकरण की बात हम कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन स्कूल। दोस्तों जब भी हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शब्द की जो कि बहुत ही प्रचलित है शिक्षा में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम लोग वर्ड यूनिवर्सल की इस्तेमाल की। तो मैं आपको थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में वापस लेके चलूँगा और ये बात है वर्ष 1880 की। ठीक है, तो जब 1880 के दशक में ब्रिटेन में जो है शिक्षा में आप बोल सकते हैं एक क्रांति आ रही थी। शिक्षा को लेकर वहाँ पर काफ़ी जागरूकता आई और सर्वसाधारण को शिक्षित करने के बारे में काफ़ी प्रयास किए जा रहे थे। उसी दौरान वहाँ पर ब्रिटेन में, जिसे कि हम यूनाइटेड किंगडम तब कहते थे, वहाँ पर यूनिवर्सल एजुकेशन को लेकर काफ़ी जोर दिया गया। वहाँ पर उद्देश्य ये था कि हर एक व्यक्ति तक शिक्षा के पहुंच को बढ़ाया जाए, शिक्षा के जो लाभ हैं हर व्यक्ति को मिल सके। तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया जो था यूनिवर्सलाइजेशन, जिसे कि अगर हम अपनी मातृभाषा में बात करें तो इसे हम कहते हैं सार्वभौमिकरण। ठीक है, तो अगर शाब्दिक अर्थों के ऊपर आप जाओगे तो देखोगे कि सार्वभौमिक शब्द का अर्थ होता है सबको उपलब्ध कराना। जी हाँ, तो आप एग्जाम में भी जब लिखें तो इस बात को ध्यान रखें कि सार्वभौमिक वर्ड जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसका अर्थ होता है सबको उपलब्ध कराना। अच्छा, शिक्षा में सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है कि शिक्षा को सब तक उपलब्ध कराना। आप ध्यान दीजिए, यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब होता है सबके लिए एक्सेस, यानी कि सार्वभौमिक का मतलब होता है सबके लिए उपलब्ध। लेकिन इसी के साथ जब शिक्षा वर्ड जोड़ देंगे या कोई भी शब्द जब जोड़ देते हैं तो उसका मतलब वो चीज़ जो है सबके लिए उपलब्ध। तो हम यहाँ पर बात करें शिक्षा में सार्वभौमिकरण का तात्पर्य, यानी कि सबके पास, सब व्यक्ति को शिक्षा की समान रूप से उपलब्धता हो, सबको शिक्षा समान रूप से मिले। ठीक है, अब आगे आते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो आप एक मिनट। अब देखिए दोस्तों, शिक्षा में सार्वभौमिकरण का तात्पर्य है एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से, एक ऐसी व्यवस्था से जहाँ पर हम बिना किसी भेदभाव के जाति, धर्म, बोलचाल, रंग, रूप, लिंग इत्यादि, आपने देखा हो कई बार लड़के लड़की को भी शिक्षा के जो उपलब्धता है वो अलग अलग है। कहीं आप देखोगे कि किसी जाति विशेष को शायद शिक्षित होने से वंचित किया जाता है, किसी भाषा विशेष को बोलने वाले को, किसी धर्म विशेष को मानने वाले को भी शिक्षा के विशेष अधिकार से वंचित किया। तो इस प्रकार का किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है उसे ना होते हुए, मतलब उसको दूर करते हुए, इस तरह की समस्या को हर एक व्यक्ति को जो योग्य है, जिसको मिलना चाहिए, शिक्षा उस तक उपलब्ध कराई जाए, यही जो है शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है। तो आइए परिभाषा रूप में इसको समझते हैं कि
शिक्षा के सार्वभौमिकरण का तात्पर्य है एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें जाति, वर्ग, रंग, धर्म, ध्यान दीजिएगा धर्म, लिंग यानी कि लड़का लड़की, इस बात का ध्यान रखते हुए बिना किसी भी भेदभाव के, बिना किसी भिन्नता के सबके लिए समान रूप से शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाना। तो ये है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पर मतलब आप समझ लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सार्वभौमिकरण अर्थ जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये शब्द जो 1880 से शुरुआत हुई है इसकी, इंग्लैंड से। तो आइए इसको भी एक बार इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, आपको इसको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर समझेंगे, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। माफ़ करिएगा दोस्तों, अभी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है 1880 में इंग्लैंड में किया गया था। वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का प्रमुख उद्देश्य था। लोग इस बात की ओर जोर दे रहे थे, वहाँ की सरकार, वहाँ के जो भी राजनेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता, तो इस बात के ऊपर मुख्य रूप से जोर दे रहे थे कि शिक्षा को ना अनिवार्य कर दिया जाए और निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जाए। क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति सक्षम नहीं था शिक्षित होने के लिए, हर एक व्यक्ति आज भी सक्षम नहीं है और ना ही इतना योग्य है कि वो खुद से ही शिक्षा के लिए अपनी लड़ाई लड़ सके। इस बात को सुनिश्चित करना कहीं ना कहीं हमारे सरकार की भी जिम्मेदारी हो जाती है। तो शिक्षा को देश के एक निश्चित आयु के सभी बच्चों तक उपलब्ध कराया जाना, इस उद्देश्य के साथ में क्रांति चली, एक मुहिम चली, एक मिशन बना इंग्लैंड में, और वहाँ से ही शिक्षा में यूनिवर्सलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या हुआ, इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने यूनिवर्सलाइजेशन शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। अब यूनिवर्सलाइजेशन शब्द अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें अपने यहाँ के हिसाब से, तो इसका अर्थ होता है सार्वभौमिकरण, यानी कि सबको उपलब्ध कराना। अच्छा, ये शब्द अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें ना तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस शब्द को थोड़ा और व्यापक अर्थ दिया गया है और इसको बहुत विस्तृत तरीके से प्रस्तुत किया गया। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर, आप देखोगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिए गए हैं सभी राज्यों को, राज्य का मतलब पूरे देश में सभी राज्यों को इस बात का स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि जैसे ही संविधान लागू होगा, जब भी लागू होगा, ठीक है, ये संविधान लागू होने से पहले की एक प्लानिंग थी, तो संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर, देखिएगा मैं इसको हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको ना ये पॉइंट काफ़ी अच्छे से, कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर जो भी बच्चे 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु, अब ये कोई लड़का लड़की या किसी रंग रूप भेदभाव का आधार देकर नहीं, सबको, कहीं का भी बच्चा हो, किसी राज्य का बच्चा हो, किसी धर्म जाति संप्रदाय को मानने वाला हो, लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु का है, उसे अनिवार्य रूप से और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, कराया जाना होगा। और ये कार्य जो है हमारे सभी राज्य सरकारों की, केंद्र सरकारों की एक प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। ठीक है, अब बात करें अगर भारत में सार्वभौमिकरण की बात करें, शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात करें, तो इसका अर्थ होता है कक्षा 8 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, अर्थात कि 100% शिक्षा उपलब्ध कराना एवं बच्चे जो विद्यालय आ रहे हैं वो विद्यालय बीच में छोड़कर ना जाएं, इस बात को भी सुनिश्चित करना, तथा 100% बच्चों को रोके रखना। अब कहने का मतलब अगर 100 बच्चे हैं जो कि योग्य हैं 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के, तो उन 100 बच्चों का नामांकन हो और उन 100 बच्चे जो हैं पूरी तरह से अपनी जिस भी क्लास में एडमिशन लें, पूरी तरह से अपना पूरा कोर्स करें, पूरी पढ़ाई पूरी करें, कोई बीच में ना छोड़े। और इस बात को सुनिश्चित करना, इस बात को अगर हम सुनिश्चित कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया के दिशा में, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने को हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर 100 में से 99 बच्चे पास करते हैं और एक भी छूट जाता है पीछे, तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सल नहीं हो पाया, क्योंकि एक बच्चा तो रह ही गया। तो यूनिवर्सल का मतलब होता है 100% नामांकन, 100% ठहराव, 100% पास माफ़ करिएगा, पास आउट रेट, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ी सी खांसी है, जुकाम है, तो इस तरह से परेशानी हो रही है, पर ठीक है, चलिए। अब ये तो चीज़ें हैं। अगर हम बात करते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो शिक्षा के समक्ष यानी कि सार्वभौमिक
अगर हमको करना है शिक्षा को तो कुछ समस्याएं भी आती है। अब उसको दूर कैसे करना है वो देखते हैं। देखिए, भारत में ना अनेक तरह की समस्याएं हैं, लेकिन अगर इन समस्याओं को दूर कर ले तो जो सार्वभौमिकरण है हमारा, शिक्षा को सार्वभौमिक करना है, स्कूल में स्कूली शिक्षा को जो सार्वभौमिक रूप से यानी कि सबको उपलब्ध कराने का जो हमारा उद्देश्य है, इसको हम पूरा कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपने देखा होगा कई बार, अब तो खैर ये चीज़ें काफ़ी सुधर गई हैं, विद्यालय जो ना घर से काफ़ी दूर हुआ करते थे। अब इसके कारण क्या हुआ कि बच्चे जो विद्यालय जा रहे हैं, अब सभी बच्चे तो साइकिल चला नहीं सकते, सभी बच्चों के घर में गाड़ी नहीं होगी या कोई छोड़ने वाला अभिभावक नहीं होगा। तो क्योंकि स्कूल दूर था तो कई बार लड़कियों को खासतौर पे असुरक्षा महसूस होती, छोटे बच्चों को भी स्कूल जाना काफ़ी कठिन हो जाता था। तो कहीं ना कहीं विद्यालय का बहुत दूर होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर होती है तो आप देखोगे कि छोटे बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी समस्या होती है, लड़कियों को स्कूल जाने और आने में काफ़ी समस्या होती है, जिसके कारण उन्हें कई बार स्कूल को छोड़ना भी पड़ता है या वो स्कूल जाते ही नहीं। ये एक बहुत प्रमुख कारण है स्कूलों का घरों से दूर होना। विलंब से नामांकन कराना, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका नामांकन 6 वर्ष की अवस्था में ना होकर 10 वर्ष 12 वर्ष या कभी भी हो जाता है। तो एक निश्चित आयु अवस्था में स्कूल न जाना, स्कूल की शिक्षा के प्रति नामांकन न करा पाना भी एक बड़ी समस्या है। तीसरा, शिक्षा का बीच में ही छोड़ देना। इसके अपने बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण है, व्यक्तिगत कारण है, राजनीतिक है, आर्थिक कारण है, बहुत सारे कारण हैं। तो कई बार छात्र विद्यालय आते तो हैं, नामांकन भी कराते हैं, परंतु कई कारणों के वश, जैसे मैंने आपको बताया, आर्थिक कारण हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, माता पिता का दबाव हो सकता है, किसी भी कारणवश विद्यालय बीच में ही छोड़ देते। तो विद्यालय को बीच में ही माफ़ करिएगा दोस्तों, बिल्कुल बार बार मैं बोल रहा हूँ, माफ़ करिएगा। विद्यालय को बीच में भी छोड़ देना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो टारगेट है उसको अचीव करने की दिशा में। और कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी, विद्यालय में शिक्षा देने का काम जो शिक्षक करते हैं, और अगर विद्यालय में शिक्षक ही पर्याप्त रूप से उपलब्ध ना हो तो कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा की प्रक्रिया को सार्वभौमिक करना, यूनिवर्सल करना, ये भी कहीं ना कहीं बाधित होती है। खासतौर पे आप देखो कि महिला शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर भी बहुत बड़ी एक चुनौती है हमारे सामने। ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर महिला शिक्षकें जाना नहीं चाहती और इसका भी अपना बहुत सारा एक कारण है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं पाठ्यक्रम का दूषित। तो देखिए, पाठ्यक्रम भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है आप बोल सकते हैं कि सबके हिसाब से नहीं है। तो पाठ्यक्रम के दूषित होने से तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम बच्चों की क्षमता, उसकी योग्यता के अनुसार न होकर कई बार जो है एक विशेष वर्ग या विशेष आप बोल सकते हैं आयु वर्ग को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। तो जब बच्चे की योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम नहीं होगा तो वो जो चीज़ें पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं, जो चीज़ें बताई जा रही, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही, वो आसानी से समझ नहीं पाएगा। और ऐसे में अक्सर बच्चे जब चीज़ों को समझ नहीं पाते, उन्हें दिक्कत होती, कठिनाई महसूस होती है, तो वो अक्सर किताबी ज्ञान को न समझकर विद्यालय से ड्रॉप आउट ले लेते हैं, विद्यालय छोड़ देते हैं। शिक्षा शासक संबंधी कठिनाई, आपस में सामंजस्य की भी कमी है। जो शिक्षा विभाग है, विद्यालय है, माता पिता है, इनके बीच में भी कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपसी सामंजस्य की कमी होती है, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है विद्यालय में छोड़ने के। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आर्थिक कारण, व्यक्तिगत कारण, सामाजिक कारण, पारिवारिक कारण। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कारण कई सारे हैं, जिनको कि हम और विस्तारपूर्वक जब 15 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में सार्वभौमिकरण से संबंधित वो सारे प्रश्न मैं आपको यहाँ डिस्कस कर, शिक्षा को जन जन तक पहुँचाना बिना किसी भेदभाव के, निःशुल्क और अनिवार्य रूप से। तो शिक्षा को जन जन तक पहुँचाना, निरक्षरता को खत्म करना, क्योंकि जब सार्वभौमिक शिक्षा होगी, सर्वसुलभ शिक्षा होगी तो सब व्यक्ति शिक्षित होंगे, तो कहीं ना कहीं जो निरक्षरता की जो दर है, जो स्थिति है, वो कम होगी। इसके अलावा बच्चों का शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास करना। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखेंगे शिक्षा के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना एवं बच्चों में नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास करना। अब शिक्षित कर रहे हो तो केवल बस पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं है, निरक्षरता दूर करने के लिए, बल्कि जब पढ़ाएंगे तो कुछ अच्छे मूल्य सिखाएंगे।
उनका बौद्धिक विकास होगा, उनको शारीरिक विकास, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, इस तरह की शिक्षा भी देना हमारा ही कार्य है। तो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, उनमें विशेष गुण, उनमें अच्छे कौशल विकसित करना, जिससे कि वो आगे एक अच्छा नागरिक बन सके, जीवन में आगे बढ़ सकें। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो भी काम करें उसे पूरी लगन, आत्मनिर्भरता और गुणवत्ता के साथ कर पाएँ। बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करना, अब ये व्यक्तित्व मानसिक गुणों को भी लेता है, शामिल करता है। व्यक्तित्व के अंदर आपका शारीरिक व्यक्तित्व भी आता है, आपका व्यवहारिक व्यक्तित्व भी आता है। तो सर्वांगीण विकास करना भी कहीं ना कहीं यूनिवर्सल एजुकेशन का उद्देश्य है। लोकतंत्र को सफल बनाना, जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है कि एक सफल लोकतंत्र के लिए शिक्षित नागरिक, स्वस्थ नागरिक और एक ऐसा नागरिक जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, समाज को कुछ योगदान कर सके, समाज में कुछ बदलाव ला सके, ऐसे कुछ कार्य करने योग्य नागरिक बनाना भी कहीं ना कहीं शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ सार्वभौमिकरण से संबंधित जो प्रश्न हैं आपके बेसिक आइडिया होगा। अगले जब टॉपिक देखेंगे हम लोग तो वहाँ पर सार्वभौमिकरण से रिलेटेड, जैसे कि स्टैग्नेशन की, विद्यालय छोड़ने के क्या कारण है, प्राथमिक स्तर पर क्या समस्याएं हैं, माध्यमिक स्तर पर क्या समस्याएं हैं, सरकार क्या काम करे, इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों का हम उत्तर देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।